Assalamu alaikum everyone. So today we are doing winter 25-22 AS chemistry. ठीक है, तो ये अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 22 है. ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. हमारे पास पहला सवाल क्या है? मैग्नीज Mn and its compounds are widely used in many chemical reactions. Mn is usually found as a single isotope manganese 55. Determine the number of protons, neutrons and electrons in an atom of manganese 55. अच्छा, मैग्नीज 55 लिखा हुआ है. हम इसको जाके जरा पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि हमारा जो मैग्नीज है वो क्या लिखा हुआ है. सो लेट्स सी, मैग्नीज ये रहा. सो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है और इसका जो मास नंबर हमें दिया हुआ है वो 55 दिया हुआ है. सो 25 और 55 ये लिख लेते हैं हम. ठीक है, एक तो इतना बड़ा पेपर बनाते हैं, स्क्रॉल करते करते हाथ थक जाता है भाई. तो ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 55. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास 25 होंगे बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द प्रोटॉन नंबर. क्योंकि ये एक एटम है, राइट, इट इज एन एटम, सो दैट मींस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो देयरफॉर जितने प्रोटॉन्स होते होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सिंपल, आपने मास नंबर और प्रोटॉन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 55 माइनस 25 इज 30. डिफाइन आइसोटोप्स एटम्स of the same element having the same proton number या atomic number having the same atomic number but different mass number. ठीक है, या different number of neutrons. अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? A sample of manganese from the moon is found to contain manganese 53 in addition to manganese 55. ठीक है, तो manganese 53 in addition to manganese 55, यानी ये दोनों दोनों है मेरे पास. ठीक है. अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? State two pieces of information needed to determine the relative atomic mass AR of manganese in this sample. अच्छा, अब ये देखो बेटा, बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होगा. हमें बेसिकली एक तो ये चाहिए होगा कि मुझे इन दोनों की जो है ना वो चाहिए होगी कि क्या कहते हैं, इनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोथ आइसोटोप्स. रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोथ आइसोटोप्स. और इसके अलावा, अच्छा देखो 53 लिखा हुआ है. 53 का मतलब ये नहीं कि इसका 53 एग्जैक्ट होगा, हो सकता है 52.9 हो. और जैसे ये 55 लिखा है 54.9 हो. तो व्हाट वी आल्सो नीड इज वी आल्सो नीड द एग्जैक्ट रिलेटिव आइसोटोपिक मास. हमें एग्जैक्ट रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी चाहिए होगा ऑफ द आइसोटोप्स. सो एग्जैक्ट रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ बोथ आइसोटोप्स. ठीक है, तो जो भी वो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी चाहिए होगी और इनकी परसेंटेज अबंडेंसेस भी हमें जो है वो चाहिए होंगी. द शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज इज आर्गॉन 3d5 4s2. कंप्लीट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो वेरी इजी, बस हमने आर्गॉन की लिखनी है. तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ठीक है, ये आपने लिख दिया, आपको फ्री के मार्क मिल रहे हैं 3d5 4s2. असल में तो इसी में मुश्किल होनी चाहिए थी, ये बाकी तो आसान है, आपको पता है आर्गॉन आपने 2 मिनट में निकाल लेना है. Reduce the total number of unpaired electrons in an atom of manganese. अच्छा, unpaired electrons कैसे निकलेंगे? देखो, ये 1s2 है, इसमें ये दोनों पेयर्ड होंगे. 2s2, इसमें भी दोनों पेयर्ड होंगे. 2p6, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल अगर 6 डाल लो तो वो सारे पेयर्ड हो जाएंगे. ये भी कंप्लीटली फिल्ड है तो ये भी पेयर्ड होगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है ये तो ये भी पेयर्ड होगा. एंड सिमिलरली 4s2 भी कंप्लीटली फिल्ड है तो ये भी पेयर्ड होगा. यानी सिर्फ और सिर्फ खाली क्या होगा आपके पास? मतलब खाली नहीं, मतलब अनपेयर्ड जिसमें होंगे वो आपका डी हो गया क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है. सो आपके पास 3d5 है तो आपने क्या कर लिया, आपने सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं हर खाने में, फिर डबल करते हैं. सो बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि यार मेरे पास जो है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मौजूद होंगे. मैंगनीज 4 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल in acidic conditions to produce carbon dioxide. The movement of electrons to or from relevant species is shown in the following half equations. तो आपको हाफ इक्वेशन शो कर दी गई है. Identify the species that is reduced in half equation to explain your answer. तो हमने ये बताना है कौन सी स्पीशी हमारी रिड्यूस हो रही है. तो वो कैसे देखोगे? देखो, MnO2 यहाँ पे जो होगा मेरा ऑक्सीजन, मेरा -2 की स्टेट में होगा. सो -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -4. तो ऑक्सीजन का जो है वो -4 है और क्योंकि मेरे ओवरऑल कंपाउंड पे 0 का चार्ज है तो फिर इसका मतलब मैग्नीज क्या होगा? +4 होगा. सो यू कैन क्लियरली सी मैग्नीज जो है वो +4 की स्टेट से कहां पे गया है? +2 की स्टेट में गया है. सो वी कैन राइट दिस डाउन, मैग्नीज एज
it reduced from +4 oxidation state to +2 oxidation state by gaining 2 electrons. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें by gaining 2 electrons। और रिडक्शन होती क्या है? रिडक्शन जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मीथेनॉल इज 0। हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन है मीथेनॉल में वो 0 है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बहुत आसान है। -2 × 2 -4 हो गया, तो वंस अगेन इसको +4 होना पड़ेगा क्योंकि मेरा ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है। सो देयरफॉर इट विल नीड टू बी +4। कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड विद मिथेनॉल इन एसिडिक कंडीशंस। अच्छा, सो जो है वो आपके पास ये पेपर, ये मतलब ये वाला जो सवाल है ये रिमूव कर दिया गया है। द एग्जामिनर सेइंग दैट देयर वाज सम इशू विद द 1C3, सो दे हैव रिमूव्ड इट। ठीक है, तो हम ये वाला जो है वो पार्ट नहीं कर रहे हैं। यू कैन इग्नोर दिस, इन्हें कोई मिस्टेक कर दी इधर, सो वी डोंट नीड टू डू दैट। ठीक है। अच्छा, the period 3 elements show trends in physical and chemical properties across the period. Explain why the elements sodium to aluminium are good electrical conductors. That is because they have free moving electrons. They have free moving / delocalized electrons। ठीक है। अच्छा जी, explain why the elements P, S and Cl do not conduct electricity, because they do not have free moving electrons। ठीक है, they do not have free moving electrons। electrons और आयंस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है, आयनिक सॉलिड है, उसको मोल्टन स्टेट में ले गए, या फिर जो है वो कोई सॉल्यूशन था, एक कोई सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो फ्री मूविंग आयंस भी कंडक्ट कर लेते हैं। तो इन तीनों में हमारे पास ना फ्री मूविंग आयंस है ना फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दो तो भी ओके। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ फ्री मूविंग आयंस भी लिख दिया, नो फ्री मूविंग आयंस, तो वो भी ओके। Figure 2.1 shows the variation in melting point of the period 3 elements silicon to Cl। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग इन अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। फिर phosphorus is P4, sulfur is S8 and Cl is Cl2। so that is why आप यहाँ देख सकते हैं कि S8 में क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी टेम्परेरी डायपोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी। फॉस्फोरस की उसके बाद होंगी क्योंकि उसमें एटम्स कम है, और फिर क्लोरीन के अंदर सबसे वीकेस्ट टेम्परेरी डायपोल्स होंगे। So the period 3 elements Si to Cl are all non-metals। Explain why there is a large difference between the melting point of Si and the melting points of P, S and Cl। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे silicon exists in as a giant covalent structure। giant covalent structure, so a lot of energy is required to break the many covalent bonds। to break the many covalent bonds, याद रखना जायंट में हम उसकी बॉन्डिंग तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ये बाकी है P, S and Cl exist as simple molecules and during melting only their weak intermolecular forces are broken। weak intermolecular forces are broken। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, आप इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को डिफाइन करना चाहो, वैन डर वाल्स लिखना चाहो या टेम्परेरी डायपोल्स लिखना चाहो, तो वो भी सही है। टेबल 2.1 gives some information about period 3 chlorides। Rho B refers to the pH of the solution that forms when the period 3 chloride is added to water। अच्छा बेबी, जो pH वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जब हम इसको पानी में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? मेरे ख्याल से हमने फिल करना है कंप्लीट टेबल 2.1। यू में यूज द फॉलोइंग एब्रीविएशंस। ठीक है, हम ये फॉलोइंग एब्रीविएशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बॉन्डेड टू Cl, तो सोडियम का होगा यहाँ पे +1 होगा, मैग्नीशियम +2 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, सिलिकॉन +4 होता है, और हमारे पास हमारा फॉस्फोरस क्या होता है?
+5 होता है। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है जी, तो ये जो है वो इसकी पीएच जो है वो हमारे पास 7 होगी, मतलब जैसे जो न्यूट्रल सॉल्यूशन की होगी ऑब्वियसली। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की क्या होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, अच्छा देखो, सम पीपल से मतलब जो जनरल कंसेंसस है लोगों का वो ये है कि LCl3 को जब हम पानी में ऐड करते हैं ना, तो ये हाइड्रोलाइज करता है एंड इट कैन फॉर्म HCl इन द प्रोसेस, राइट। सो सम पर्सन कैन राइट वन एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, यू कैन राइट दैट एंड दैट इज द प्रूफ दैट AlCl3 इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, लेकिन बेटा हमारे पास कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं देखो भाई, हमारा जो AlCl3 है इसमें Al3+ का आयन मौजूद है, और ये क्या करता है, ये आपके पानी को स्ट्रांगली पोलराइज करता है, और पोलराइज करने की वजह से क्या करता है, ये उसमें से H+ रिलीज करवाता है, राइट। सो MS में इसमें जो है वो रेंज दी हुई है, 0 to 4 तक आप जो है वो इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे जो मैंने जो ज्यादातर देखा है वो +3 कह रहा हूँ, 3 होती है आपकी पीएच। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप हाइड्रोलिसिस वाली चीज अज्यूम कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस अगर हो रही है तो आप 1 भी लिख सकते हो। बाकी सिलिकॉन SiCl4 जब पानी रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है, तो ये 1 हो गया। PCl5 भी फॉस्फोरिक एसिड HCl बनाते हैं, तो वो भी पीएच 1 हो गई। बॉन्डिंग NaCl में बॉन्डिंग आयोनिक है, ठीक है जी। MgCl2 में भी बॉन्डिंग मेरी आयोनिक है, और यहाँ पे ये MgCl2 का भी यही रीजन है। Mg में जो हमारे पास Mg2+ होता है ना, वो पानी को पोलराइज करवा के उसमें से H+ रिलीज करवा सकता है, ठीक है जी। इट कैन पोलराइज वाटर एंड कॉज H+ रिलीज, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी 6.5 है, एग्जैक्टली 7 नहीं है, हालांकि ये सॉल्ट ही है जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बाकी जो है वो हमारे पास SiCl4 कोवलेंट है और PCl5 भी कोवलेंट है। स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज जायंट, ठीक है जी, एंड दीज वंस आर द सिंपल कंपाउंड्स, तो हम इनको सिंपल लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में क्या होता है, हम अपने एलिमेंट्स को लेते हैं और उनको उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में रिएक्ट करके अपनी चीज जो भी मुझे बनानी होती है वो मैं बना लेता हूं, राइट। ये दिमाग में रहे क्या, अच्छा यहाँ पे हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की नहीं बोली थी, चलो सही है। तो व्हाट यू कैन डू इज, वैसे तो अगर ये फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन की क्वेश्चन होती तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे 1 ही रखें, हम इसके छेड़खानी नहीं करें। सो आई विल जस्ट राइट 3/2 ओवर हियर, ठीक है जी। वरना जो है वो आप ये भी लिख सकते थे कि आप जो है वो उसको 3 2 6 कर लो, 2 कर लो, 2 कर लो, ये भी फाइन है, बोथ आर फाइन, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल वैसे मेरे ख्याल से तो ये फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो आपके पास जो है वो ये, यू शुड मेक श्योर दैट देयर शुड बी 1 मोल ऑन दिस साइड। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H3PO4 फ्रॉम PCl5, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, आपने PCl5 को पानी में डालना होता है, और पानी में डाल के आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास H3PO4 आ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। 5 Cl है तो 5 HCl फॉर्म होंगे इधर, ठीक है जी। 4 ऑक्सीजन इधर है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं, यहाँ पानी से आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप देख लोगे, बाकी हर चीज आपकी बैलेंस हुई है। H2Cl2 reacts with Cl2 in a reversible reaction to form HCl2. Under certain conditions, the dynamic equilibrium is established. ठीक है, तो आपको बोला हुआ है H2Cl2 Cl2 से करके ये चीज बना लेता है। They're asking you explain what is meant by dynamic equilibrium. तो dynamic equilibrium क्या होता है, rate of forward reaction equals to rate of backward reaction. ठीक है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कंडीशन नेसेसरी टू एस्टैब्लिश डायनामिक इक्विलिब्रियम, सो यू मस्ट हैव ए क्लोज्ड सिस्टम। अगर आपका सिस्टम क्लोज नहीं है, उसमें से चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होगा, ठीक है। H2Cl2 is yellow and HCl2 is red, ये बोला हुआ है ये येलो है, ये बोला हुआ है ये रेड है, ठीक है। स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ H2Cl2 एंड HCl2। एक्सप्लेन योर आंसर्स। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज वार्म्ड जेंटली। आप ये देखो कि यार आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। सो बेटा इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो दैट मींस द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और क्योंकि मैं वार्मिंग कर रहा हूं, सो देयरफॉर मेरा जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर होगा, माय बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। और क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में यानी H2Cl2 प्रोड्यूस होगी, तो वो येलो इन कलर है, तो हम क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन बिकम्स मोर येलो इन कलर। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, मोर येलो
इन कलर। और एक्सप्लेनेशन क्या होगी? एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगी, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, so when we heat the mixture, so when we heat the mixture, the equilibrium shifts to the left hand side, ठीक है, एंड देयरफॉर मोर H2Cl2 is formed। अगर आपने और भी लिखना हो इधर, द ओवरऑल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इंक्रीज्ड। जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं बेटा तो रिएक्शन किस तरफ जाता है? प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन गोज टू दैट साइड दैट हैज फ्यूअर मोल्स। आपका उस साइड की तरफ जाएगा जहां पे आपके पास फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस है, फ्यूअर मोल ऑफ गैस। तो फ्यूअर मोल ऑफ गैस किधर है? देखो यहाँ पे एक मोल है, यहाँ पे भी हमारे, अच्छा सॉरी ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये नहीं, एक मोल ये रहा और दो मोल मेरे पास, अच्छा सॉरी ये भी लिक्विड है, ठीक है, बेस्ट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली क्या है? हमारे पास जो है वो इस साइड पे 1 मोल ऑफ गैस है, इधर जो है वो 1 मोल ऑफ गैस है, और इधर जो है वो 0 मोल ऑफ गैस है। तो किस तरफ जाएगा? फ्यूअर मोल्स है राइट हैंड साइड पे, सो नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सोल्यूशन टर्न्स मोर रेड, बिकॉज राइट पे जो चीज है उसका कलर रेड है, सोल्यूशन टर्न्स मोर रेड। और इसका रीजन क्या है? फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, या बल्कि हम ये लिख सकते हैं कि देर इज नो मोल्स ऑफ गैस ऑन राइट hand side, so equilibrium shifts to the right, forming more HCl2 if you want to write, ठीक है। Aqueous MgCl2 reacts with Na2CO3 to form a white precipitate. Upon heating, the white precipitate undergoes thermal decomposition। तो क्या हो रहा होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा होगा और सोडियम क्लोराइड बन रहा होगा, ठीक है। Construct an equation to show the reaction of aqueous MgCl2 with aqueous Na2CO3. Use state symbols in your equation। तो हम लिख लेते हैं MgCl2 aqueous, ये रिएक्ट कर रहा होगा विद सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, यूजुअली कोई भी कार्बोनेट सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन जो है वो हमारे सोडियम पोटेशियम और अमोनियम, इनके तमाम चीजें, हर चीज सोल्यूबल होती है, तो ये एक्वियस में लिखेंगे हम। क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। कार्बोनेट्स आर नॉट सोल्यूबल अपार्ट फ्रॉम सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। तो फिर इसका मतलब ये सॉलिड में निकलेगा, और बाकी जो आपकी NaCl फॉर्म हो रही होगी वो आपके पास एक्वियस स्टेट में ही होगी। बाकी बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी। तो 2 Na है, 2Cl है, तो मेरे ख्याल से मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा, मेरी बैलेंसिंग हो जाएगी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड की तरह बाहर निकल रहा है। अपॉन हीटिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, सो इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। वी ऑल नो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जब हम बात करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है? रिलीज करता है। सो इधर हमें दोनों प्रोडक्ट्स देनी है, तो हम दोनों प्रोडक्ट्स बता देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। State the trend in thermal stability of the group 2 carbonates down the group increases, ठीक है जी, या increases down the group लिख लेते हैं, सिर्फ increases अच्छा लग रहा है, so increases down the group। तो ये तो आपकी सारी क्या है? रट्टे वाली चीजें हैं। अच्छा, अब क्या है? The alkanes are a homologous series of organic molecules. Alkanes are generally unreactive and are commonly used as fuels। अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल्स या फैमिली ऑफ compounds having the same general formula and they show similar chemical properties slash reactions।
ठीक है, तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन है कि उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है और वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन शो करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। गिव टू रीजंस टू एक्सप्लेन द जनरल अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। सो दो रीजंस क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड्स होते हैं, और इसके अलावा वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, तो ना ही न्यूक्लियोफाइल्स ना ही इलेक्ट्रोफाइल्स किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है जी, सो नॉन पोलर बॉन्ड्स। Alkanes with low relative molecular mass are more useful than those found in heavier crude oil fractions। जब भी हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, हल्के अल्केन्स हमारे ज्यादा काम के हैं, भारी अल्केन्स हमारे इतने काम के नहीं होते। नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अल्केन्स विद लो MR फ्रॉम हेवी क्रूड ऑयल फ्रैक्शंस। सो जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी मैं आपको ये बोल रहा था कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं अपने जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन में से, और उसमें से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सब अलग कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं हेवियर क्रूड ऑयल को क्या करूं, तोड़ूं और उससे लोअर MR वाले बनाऊं, तो ये क्या कहलाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रैकिंग। अब इसमें क्रैकिंग में हमारे पास थर्मल क्रैकिंग होती है और कैटालिटिक क्रैकिंग होती है। ठीक है, hexane has four structural isomers. Figure 3.1 shows hexane and two of its structural isomers. Complete figure 3.1 by drawing the structures of the two other isomers. अच्छा, अब इसकी ना एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक है, देखो पहले इन्होंने सारे स्ट्रेट चेन में बना दिए, ठीक है बेटा। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक को ब्रांच करके दिखा दिया। अब इन्होंने यहाँ पे गलती करी हुई, इन्होंने फिर दो ब्रांचिंग कर दी। आपने बेटा देखो, जब आपने एक ब्रांच करके दिखा दिया, अब आप इसमें सोचो कि यार क्या इस एक ब्रांच को मैं कहीं और रख के will it make something else? So yes, अगर मैं ये ब्रांच यहां से हटा दूं और यहां डाल दूं, so it will make something else, right? क्योंकि यहाँ पे 2 पे था, अब ये 3 पे आ गया। बट yes, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ब्रांच को हटा के यहाँ लगा दूंगा तो मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर वो 1 2 दोबारा से 2 पे ही आ जाएगा। सो देयरफॉर एक तो हमें पता लग गया, ठीक है भाई, सिंगल का क्या कर सकता हूं मैं सिंगल का यहाँ पे डाल सकता हूं। ये मेरे पास एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि एक को कह लो, एक ब्रांच को इधर उधर और करके हम कोई और आइसोमर्स बना सकते हैं। तो अब हम दो की बात करेंगे। सो दो का इन्होंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इधर रखा एक इधर रखा। और क्या हो सकता है दो में ये हो सकता है कि यार आप बजाय दो को अलग अलग कार्बन रखने के, आप दोनों को एक ही कार्बन में रख दो। ठीक है, दोनों ब्रांचेस को एक ही कार्बन में लाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं वो इसको यू बना रहा हूं फिर। ठीक है, एंड बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आप यहां से हटा के यहां लगाओगे तो वो सिमेट्रिकल है, वो वही बात बनेगी जो भी मैंने बना दिया है। A, B and hexane have different boiling points. A, B and hexane have different boiling points. Obviously, क्योंकि इसमें branching हुई है, तो the molecules will not be able to closely pack together. ठीक है जी, और इसमें जो है वो branching नहीं है, तो इसमें बहुत आसानी से closely packing हो जाएगी। ठीक है, अरेंज A, B and hexane in order of increasing boiling point। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हेक्सेन का होगा। फिर जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्डिंग, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हुई थी वो लोएस्ट होगा, और बीच में आपका ए आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, वी विल राइट दिस के क्या कहते हैं, अब हमने इसका रीजन लिखना है ना, एक्सप्लेन करना है इसको, क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो हेक्सेन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट as it has no branches, so molecules can pack closely together. So molecules can क्या कहते हैं, pack closely together and lots of strong intermolecular forces can form. ठीक है, अच्छा आप इसको जनरल भी करके लिख सकते हो कि भाई देखो, जब हमारे पास ब्रांचिंग आती है तो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्लोजली पैक टुगेदर, सो देयरफॉर उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है। और एक और रीजन क्या होता है, एक और रीजन ये होता है कि जैसे अगर ये है, तो देख रहे हो कितना सरफेस एरिया, देयर इज सो मच सरफेस एरिया फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू एक्ट। बट इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, देन द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नॉट इनफ सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, बाकी बहुत दूर दूर हो जाता है, तो वहां पे फिर इतनी अट्रैक्शन मेरे पास
नहीं होगी। तो आप यहाँ पे जनरल भी इसको लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि आप सिर्फ हेक्सेन के हिसाब से लिख दें। अच्छा, हेक्सेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ई एंड एफ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिगर 3.2 shows the reaction scheme involving hexane E and F। अच्छा, आपको दिया हुआ है हेक्सेन, और हेक्सेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दिस थिंग, दिस इज बेसिकली योर, अच्छा ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इट्स नॉट द टिपिकल बेंजीन दैट वी सी, बट ये कुछ बना हुआ है। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बेंजीन हो, because they've shown the double bonds। खैर जो भी, there is this some structure, ठीक है। ये हमारे पास ई कोई स्ट्रक्चर है, और ये आपका साइक्लोहेक्सेन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई, एक सेकेंड, क्या बोला हुआ है, हेक्सेन कैन बी कन्वर्टेड टू कंपाउंड्स ई एंड एफ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब बोला हुआ है आइडेंटिफाई सुटेबल रिएजेंट फॉर रिएक्शन 3। तो कैसे होगा, देखो इसमें डबल बॉन्ड्स है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे इसको सैचुरेट करना पड़ेगा, मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी, ठीक है। और बाकी फिर अगर और चीजें पूछी हुई होती तो निकल कैटलिस्ट और हीटिंग वगैरह वो भी सब हम लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ रिएजेंट पूछा हुआ तो हमने सिर्फ रिएजेंट लिख दिया। Use the data in figure 3.2 and in table 2.1 to calculate enthalpy change of reaction to delta H2। तो अब हमने ये निकालना है, डेल्टा H2 निकालना है, और हमें वैल्यूज दी हुई है, इन दोनों की फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखो बेटा, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट दिया हुआ है, ठीक है, परफेक्ट हो गया, सही है। और जो है वो मुझे रिएक्शन, हम्म, ओके, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी लंबी वर्किंग होगी, आई नीड टू डू इट 2 टाइम्स अलग अलग से, ठीक है, क्योंकि 215 दिया हुआ है रिएक्शन 3, और हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलो लेट्स डू दैट। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो मुझे साइक्लोहेक्सेन का दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की जब भी डेटा दी हुई होती है तो बेटा आप नीचे क्या लिखते हैं, आप नीचे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसको कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे होंगे, और इसको भी कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे होंगे। और फॉर्मेशन के एरोस कैसे लगते हैं, फ्रॉम एलिमेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो आपने इस तरीके से लगा दिया, आपने फ्रॉम एलिमेंट्स टू प्रोडक्ट्स अपने एरोस लगा दिए। अब देखो, मैं पहले निकालना चाह रहा हूँ रिएक्शन 3 का, क्योंकि जब मुझे रिएक्शन 3 का पता लगेगा ना, तो मैं डेल्टा H2 भी निकाल लूंगा। सो फर्स्ट टाइम डूइंग द वर्किंग फॉर रिएक्शन 3। अच्छा, अब ये देखो, मैं कितने मोल्स ऑफ दिस फॉर्म कर रहा हूं, मैं एक ही मोल ऑफ दिस फॉर्म कर रहा हूं, है ना, एक ही है ना ये। तो मैं इसकी कितनी दफा लिख लूंगा, मैं इसकी एक ही दफा लिख लूंगा, +48। और मैं ये कितनी दफा फॉर्म कर रहा हूं, ये भी एक ही दफा फॉर्म कर रहा हूं, तो मैं इसकी भी एक ही दफा लिख लूंगा, -156। अब ये देखो, मुझे अगर सीधा जाना है तो सीधा तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिटूर लेना पड़ेगा, मुझे पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये दोनों मेरे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, सो देयरफॉर ये जो हूं वो मैं नेगेटिव मिलूंगा, और ये वाला मैं पॉजिटिव मिलूंगा। सो रिएक्शन 3 का डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H रिएक्शन 3 क्या हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे इसको नेगेटिव में लेना है, तो -48 हो जाएगा, और ये वाला मुझे पॉजिटिव में लेना है, तो ये -156 था, -156 का पॉजिटिव -156 ही होगा। सो -156 आ गई, ठीक है। इसको ऐड अप कर लेते हैं। सो -48 -156, आई एम गेटिंग -204। अब देखो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, अब मुझे पता लग गया कि ये -204 है, सही है। अब देखो, रिएक्शन 2 का तुमने निकालना है इसका। अब वही बात है कि भाई यहां से यहां नहीं जा सकते, तो डिटूर लेना पड़ेगा, पहले यहां से यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, राइट। तो ये देखो दोनों एरोज सेम है तो पॉजिटिव, ये देखो दोनों एरोज सेम है तो पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये कि ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज ले लो, ये जो लिखा हुआ है इसको भी एज इट इज ले लो। तो अब मैं अपना डेल्टा H2 निकाल रहा हूं। तो मैंने +215 ले लिया, और मैंने -204 का पॉजिटिव -204 ही होगा, तो ये कर दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, मेरे पास आंसर आ गया +11 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। सो +11। राइट एन इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन क्या होता है, C6H14, ठीक है, CnH2n+2। तो C6 हो गया, H क्या हो जाएगा, 2 6 12, 12 + 2 14 हो जाएगा, ठीक है। C6H14 प्लस ऑक्सीजन में हम इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 + H2O बन जाएगा। तो 6 कार्बन, तो 6, और ऑक्सीजन की, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हम ये देखेंगे 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन के लिए मुझे 7 2 14 करना पड़ेगा। अब देख लो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 6 2 12, और 7 इधर, तो 19 ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं वो इधर 19/2 लिख रहा हूं, ठीक है।
ताकि ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए और 19 मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, यस, आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कितने क्वेश्चन है इस पेपर में? क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है ना, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, फिगर 4.1 shows how propane C3H8 can be converted into propanoic acid। तो आपको दिखाया हुआ है कि भाई प्रोपेन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड में। इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, राइट। यू हैव रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड पुट अ क्लोरीन इन दिस, दैट्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर आपने क्लोरीन को न्यूक्लियोफिलिकली सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर अल्कोहल। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया होगा और हीट अंडर रिफ्लक्स की होगी। ठीक है जी, एक्विस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया होगा। एंड देन फाइनली आपने फिर क्या कर दिया, आपने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। यू ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल, तो आपके पास जो है आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। रिएक्शन 1 in figure 4.1 takes in the presence of sunlight. It's supposed to be free radical substitution. The reaction takes place via initiation, propagation, and termination steps. Name the mechanism shown by reaction 1. So it is free radical substitution. अच्छा, फिर क्या है? Complete the mechanism for reaction 1. Construct equation to describe the step of the mechanism. Initiation में क्या होता है? Initiation में stable becomes unstable. तो जो भी स्टेबल चीज होगी वो बन गई आपकी अनस्टेबल या आपकी इनिशिएशन हो गई। प्रोपगेशन में क्या होता है? प्रोपगेशन में होता है कि बेटा अनस्टेबल प्लस स्टेबल। स्टेबल कौन है? अभी स्टेबल ये है C3H8। अनस्टेबल प्लस स्टेबल विल इक्वल टू अनस्टेबल प्लस स्टेबल, यानी ये बन जाता है C3H7 फ्री रेडिकल, और H और Cl कंबाइन कर जाते हैं, HCl बन जाते हैं। तो प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि भाई कंटिन्यू रखना। तो तुमने इनिशिएशन करने के लिए क्या किया, तुमने पहले स्टेबल चीज को अनस्टेबल में तब्दील किया ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो सके, ये जाके आगे रिएक्ट करेगा। अगर सब कुछ स्टेबल होगा तो फिर कुछ भी काम नहीं बनेगा आगे, राइट। अनस्टेबल थिंग्स रिएक्ट। अब प्रोपगेशन क्या है? कंटिन्यू रखना। तो आपने अनस्टेबल प्लस स्टेबल इक्वल्स टू अनस्टेबल प्लस स्टेबल बना दिया। फिर प्रोपगेशन 2 क्या होगी? सिमिलरली, अब ये अनस्टेबल हो गया, इस अनस्टेबल को ले लो, इसको रिएक्ट कर दो विद स्टेबल। मैं क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ले सकता हूं और जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा C3H7Cl, और जो है वो बाकी मुझे जो अनस्टेबल बनाना है वो फिर मेरा Cl का फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ गया। टर्मिनेशन में क्या होता है बेटा? टर्मिनेशन में आपकी जो भी अनस्टेबल स्पीशीज है उनको रिएक्ट करके आपने स्टेबल में कर देना। ठीक है, टर्मिनेशन का मतलब क्या है? खत्म करना। तो खत्म तभी होगा जब आपने कंप्लीटली सारी चीजें स्टेबल कर दी। अब आपको ये देखना है यार ये कैसे बनेगा। तो ये बनेगा वाया दिस फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा। सो लेट्स राइट दिस डाउन, C3H7 free radical plus Cl free radical will give me CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, reaction 1 is initiated by the bond fission of Cl2। state the type of bond fission, so it is a homolytic fission, right। होता क्या है? होता यह है कि Cl और Cl है तो होमोलिटिक फिजन होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है। अच्छा, कंपाउंड Q इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 1। तो ये कंपाउंड Q दिया हुआ है आपको, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। दे आर आस्किंग यू फॉर टू नेम इट। तो नेम कैसे करोगे? 1 2 3। तो मेरे पास 2 पे क्लोरीन है, 1 पे क्लोरीन है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। सही है। द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ Q इज C3H6Cl2। Identify the types of structural isomerism and stereoisomerism that a molecule with the molecular formula C3H6Cl2 can show। अच्छा, सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। C ठीक है जी। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं Cl की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, यानी Cl अगर यहाँ पे है, मैं दोनों Cl को एक जगह रख दूं, या फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, मैं ये इधर इधर रख दूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं इधर इधर रख दूं। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म है? ये मेरे पास पोजीशन आइसोमरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप की जब हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो हम इसको पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ठीक है जी, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है ये पोजीशन आइसोमरिज्म। अच्छा, स्टीरियो आइसोमरिज्म कौन सी हो सकती है वो देख लो। मेरे ख्याल से यहां ऊपर समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये कायरल सेंटर है ना, लुक, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर ये चीज है, इधर ये चीज है, सब चीजें डिफरेंट है, तो इट इज हैविंग कायरल सेंटर, सो इट विल शो मी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है,
स्टेट द रिएजेंट एंड सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू। रिएक्शन टू क्या था? रिएक्शन टू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोरीन को बना रहे हैं OH में। सो व्हाट विल वी नीड? वी विल नीड एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। इन्होंने स्पेसिफिकली सॉल्वेंट बोला है, तो फिर NaOH एक्वियस नहीं लिख रहा बल्कि पूरा लिख रहा हूं, वाटर भी क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। Reaction 3 takes place when this your propanol is heated under reflux with aqueous potassium dichromate। तो हम ऑलरेडी समझ लिए थे, हमने तो पहले ही बात कर ली थी कि अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग? स्टेट द कलर चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस। सो द कलर चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इज ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट ओरिजिनल होता है वो ऑरेंज होता है, जब वो ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो वो ग्रीन कलर में तब्दील हो जाता है। Construct an equation to represent reaction 3. Use O to represent an atom of oxygen from the oxidizing agent. So let's do that. CH3, CH2, CH2OH, इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ये क्या बन रहा है? ये मेरे पास बन रहा है CH3, CH2 एंड देन COOH। ठीक है, ये बन रहा है। इसके अलावा और क्या फॉर्म होगा? देखो यहां से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं ना, ये देख रहा हूं, ये H2 गायब हो गया, यहाँ नहीं है, तो जाहिर बात है वो फिर पानी भी बना रहे होंगे, तो मुझे यहाँ पे पानी भी डालना पड़ेगा। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। देखो CH3 CH2 ये एज इट इज है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका तो मसला नहीं है। ये देखो ये CH2OH था, मैंने क्या किया, मैंने इस H2 की जगह एक O डाला है। ठीक है, एक काम मैंने ये किया, और ये H2 मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया और इसका पानी बना दिया। सो मुझे टोटल कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? मुझे एक ऑक्सीजन ये वाला रिक्वायर्ड है, एक ऑक्सीजन ये वाला रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मुझे जो है वो दो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो मैं दो की बैलेंसिंग कर दूंगा। फिर क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2 COOH reacts with an unsaturated alcohol R to form an unsaturated ester S। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड एस्टर एस बन रहा है, यानी इसका मतलब हमारे पास अनसैचुरेटेड, मतलब वही डबल बॉन्ड होगा इस एस्टर के अंदर। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट फॉर्म्स एस। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉन्डेंसेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एस्टरिफिकेशन लिख देते हैं। एस्टरिफिकेशन इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होती एस्टरिफिकेशन। ठीक है, नेम और टाइप में फर्क है। टाइप का मतलब ये कि यार ये टाइप जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को अप्लाई कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक को रिएक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास एस्टर बन रहा है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं जो हूं वो अभी अब आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो है वो हम A2 में जाएंगे तो हम देखेंगे एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो एमाइड बनता है, वो भी कॉन्डेंसेशन। तो टाइप है, टाइप के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस आ सकते हैं। एस्टरिफिकेशन इज नॉट अ टाइप, इट इज अ नेम। इट इज स्पेसिफिकली दैट रिएक्शन जिसमें एस्टर फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो वो हम नहीं लिखते टाइप में। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एस इज शोन। Free absorptions in the infrared spectrum in figure 4.2 confirm that S is an ester and is unsaturated. Write 1, 2 or 3 on figure 4.2 against each of these absorptions. Complete table 4.1 to show which bond is responsible for each absorption that you have identified. अच्छा भाई देखो, एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O। एंड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब ये कि उसमें C डबल बॉन्ड C होगा। तो आप सबसे पहले तो याद जाए कि यार ये देखो C डबल बॉन्ड C कहाँ होता है? 1500 टू 1680 होता है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लूंगा, मैं जो हूं वो 1500 से 1680, यानी ये वाली जो एब्जॉर्प्शन है ये मेरी हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। ठीक है, तो ये मेरी 1 आ गई। और मैंने क्या लिख दिया? मैंने इसके अंदर लिख दिया कि ये मेरा जो डबल बॉन्ड, मेरा जो C डबल बॉन्ड C है, ये इधर रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और क्या हो गया? फिर ये वाली एब्जॉर्प्शन होगी C डबल बॉन्डो वाली, ये कहाँ होती है? देखो ये होती है आपके एस्टर के लिए 1710 से लेके 1750। सो यू कैन क्लियरली सी दैट वो यहां आ रही है, ये वाली जो एब्जॉर्प्शन। तो मैंने इसके ऊपर 2 लिख दिया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर 2 लिख दिया। और जो है वो ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी C डबल बॉन्ड O वाली। और बाकी देखो C डबल बॉन्ड O सिर्फ एस्टर में नहीं आती, मतलब सिर्फ एस्टर में नहीं आती, कीटोन में भी होती है, अल्डिहाइड में भी होती है। लेकिन एस्टर में एक होती है C सिंगल बॉन्ड O वाली। तो C सिंगल बॉन्ड O वाली अगर हम देख लें, C सिंगल बॉन्ड O वाली 1040 टू 1300 की रेंज में है, यानी 1040 टू 1300 की रेंज में यही लग रही है। ठीक है, ये वाली कहाँ है? ये देखते हैं, ये तकरीबन 1400 के आसपास है ना, तो ये नहीं होगी। 1040 टू 1300 है, हाँ, तो यही वाली होगी। इसको हम लेबल कर देते हैं एज 3। सो दिस विल बी C सिंगल बॉन्ड O। ठीक है,
तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अनसैचुरेटेड के लिए सी डबल बॉन्ड सी, और एस्टर के अंदर सी डबल बॉन्ड हो ओ, ये आपकी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एस शोज द फॉलोइंग पीक्स, एम पीक और M+1 पीक की अबंडेंस दी हुई है। बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बहुत आसान होता है। आपने सिंपली क्या याद रखना है, आपने सिंपली याद रखना है M:M+1 का रेशियो क्या होता है, 100:1.1 का होता है। ठीक है जी, और एम प्लस पीक की दी हुई है आपको 4.7, और M+1 पीक की आपको दी हुई है 0.31। तो बस आपने यहाँ लिखना होता है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यूनिटरी मेथड लगाना होता है। सो यू कैन वर्क आउट एन क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.31 डिवाइडेड बाई 4.7 इंटू 1.1। सो लेट्स कैलकुलेट 100 इंटू 0.31 डिवाइड बाई 4.7 इंटू 1.1। सो मेरे पास जो है वो ये आ रहा है 5.99 कार्बन एटम्स। सो अप्रोक्सीमेटली वो क्या हो जाएंगे, वो मेरे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर एएस केमिस्ट्री विंटर 25-22 डन। आई डोंट फील लाइक इसमें कुछ भी एज सच कोई मुश्किल चीज थी, सब आसान आसान ही था। एंड आई होली बिलीव कि आपका जो पेपर आने वाला है 26 मई जून का पेपर 22, वो भी बहुत आसान होगा। मतलब पता नहीं बच्चे लीक्स के पीछे क्यों रखे पड़े हुए हैं, चीटिंग करने के लिए, मतलब चीटिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो बगैर पढ़े आंखें बंद करके मैं इस पेपर में फुल ले आऊं, इट वाज सो इजी। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपका भी पेपर आसान होगा। सो गुड लक फॉर योर पेपर एंड ऑल द बेस्ट, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आई शैल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।